नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट सिलेक्शन यानी चयन के बारे में। हम पूरी डेफिनेशन इसके बारे में पढ़ने वाले, पूरा चैप्टर इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप लोग किसी भी स्टेट, चाहे राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा या DSSB वेटनरी लाइफ स्टॉक की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा भेजना। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पीडीएफ, जिस पीडीएफ के माध्यम से मैं आप लोग को यहाँ पे पूरा चैप्टर करवा रहा हूँ, ये पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करे। हम स्टार्ट कर देते हैं सिलेक्शन। चयन, चयन होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चयन होता क्या है। चयन का मतलब होता है, यह तय किया जाता है कि कौन सा जनक या भावी संतति का निर्माण कर सकता है, यानी नेक्स्ट जो पीढ़ी है उसका निर्माण करने वाली जो संतति है उसे हम चयन के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, ताकि हम नई संतति अच्छे से अच्छे गुण वाली या क्वालिटी वाली प्राप्त कर सके। अच्छे उत्पादन वाली, यानी पशुओं की बात करते हैं तो अच्छे उत्पादन के लिए हम नेक्स्ट जो संतति है वो प्राप्त करना चाहेंगे। तो जो प्रथम पीढ़ी है यानी जो भावी पीढ़ी है उसका हम चयन इस प्रकार से करेंगे कि उसकी जो कैपेसिटी है या क्वालिटी है वो नेक्स्ट जो जनरेशन आए उसमें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। मान लीजिए 100% वाली कोई गाय या नर है, नर सांड है, वो क्या करेंगे, तो इस संतति के जो गुण हैं वो नेक्स्ट जो पीढ़ी आएगी उसमें 90% आ रहे हैं या 50% आ रहे हैं या कितने आ रहे हैं, ये डिसाइड करेगी ये जो पहली प्रथम पीढ़ी है, यानी माता पिता नर सांड या मादा गाय, उनके साथ जो संकरण करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, ये नेक्स्ट जो पीढ़ी है वो प्राप्त करने करेगी। तो उसके जितने भी प्रथम जो पीढ़ी है उनके लक्षण नेक्स्ट जो पीढ़ी है यानी नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर कितने लक्षण या कितनी कैपेसिटी या एक्यूरेसी जा रही है वो डिपेंड करता है। चयन के आधार पर हम चेक कर सकते हैं। तो हम चयन के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि चयन होता क्या है वास्तव में। भाई, चयन वह प्रक्रिया है जिसमें यह तय किया जाता है कि कौन सा पशु या कौन सा जनक भावी संतति या नेक्स्ट संतति अथवा भावी पीढ़ी का निर्माण करेगा। यही क्या है? चयन है। चयन के आधार कौन कौन से हैं हम जान लेते हैं कि चयन के कितने आधार से हम चयन कर सकते हैं। चयन का आधार एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि चयन का आधार एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। एक्यूरेसी होनी चाहिए पशुओं के अंदर, जो माता पिता यानी नर सांड और मादा गाय या फिर जो भी है उनका जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होनी चाहिए। चयन का आधार एक्यूरेसी होता है जो कि अनुमति प्रजनन मूल्य व वास्तविक प्रजनन मूल्य यानी पेडेक्टेड तुलनात्मक अध्ययन होता है, जिसकी शुद्धता, एक्यूरेसी शुद्धता कितनी होनी चाहिए, अधिक होती है तो सिलेक्शन उतना ही अच्छा होगा। यही मैंने आप लोग को बताया कि जितना अच्छा सिलेक्शन या चयन होगा, एक्यूरेसी अधिक होगी उसका उतना ही अच्छा सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। अगर जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी सिलेक्शन उतना ही अच्छा होगा। यानी एक्यूरेसी मान लीजिए 100% है या 90% लक्षण है, 50% माता या पिता के लक्षण है, वो नेक्स्ट संतति के अंदर 60% जाएंगे। अगर 100% है, अगर 90% है तो वो 50% जाए। फॉर एग्जाम्पल है ना कि ये सत्यता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट उसके बाद में अगर 80% है तो वो 40% ही जाएंगे। यानी ये एक्यूरेसी होगी। तो सबसे बेस्ट कौन सी हो? जो संतति नेक्स्ट जो संतान पैदा हुई वो 60% एक्यूरेसी वाली अच्छी क्वालिटी की पैदा हुई है। ठीक है दोस्तों, तो हम 2-3 डेफिनेशन उनके बारे में भी, शॉर्ट ट्रिम्स है उसके बारे में भी पता कर लेते हैं क्या होता है। PBC एक ट्रिम आती है यहाँ पे देखिए PBV क्या होता है। PBV अगर आपको शॉर्ट में पूछ लिया कि PBV होती क्या है, तो प्रेडिक्शंस ब्रीडिंग वॉल्यूम, यानी अनुमानित होगा। ये PBV क्या होगा? अनुमानित होगा। जैसे आज हमने चेक कर लिया कि वो सांड या वो गाय अच्छी है, यानी मान लीजिए कोई डेयरी फार्म में गए, वहाँ पे जाने के बाद में हम चेक किया कि ये सांड, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है और ये गाय है उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, तो दोनों ये अनुमानित है आगे जो संतान पैदा होगी उनकी एक्यूरेसी मान लीजिए 80 या 85 के बीच में प्राप्त होने वाली है, तो हम मान लेंगे कि ये सांड या ये गाय अच्छी है। लेकिन वो क्या होगी? अनुमानित होगी। अनुमान लगा सकते हैं हम, न कि डिसाइड कर सकते हैं ये इतने प्राप्त ही होगा, ये नहीं कह सकते, वास्तविक नहीं है। लेकिन TBV, ट्यूब ब्रीडिंग वॉल्यूम के वास्तविक होगी। मान के चलिए अगर हमने कोई भी माता या पिता का चयन किया, यानी नर सांड या मादा गाय का चयन किया और उसकी जो संतान है उसमें 90% एक्यूरेसी प्राप्त हुई है, 90% लक्षण इसके आए, तो हम मान लेंगे कि वो वास्तविक लक्षण आ चुके हैं। लेकिन जो अनुमानित है उसमें वास्तविक नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने चेक कर लिया है।
ये तो आपने जान ही लिया हो कि अनुमानित क्या होता है, वास्तविक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सिलेक्शन, चयन के कितने प्रकार के चयन हो सकता है। तो इनके बारे में एक एक करके हम इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो जो चयन है वो यानी सिलेक्शन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक मास सिलेक्शन होता है, एक इंडिविजुअल सिलेक्शन होता है। यानी एक मास मास सिलेक्शन होता है, एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन के दो प्रकार बताए गए हैं। मान लीजिए दो प्रकार के सिलेक्शन है, एक मास सिलेक्शन और एक इंडिविजुअल सिलेक्शन। यहाँ पे एक मैंने टेबल बनाई है, उस टेबल के माध्यम से आप लोग को ईजिली समझा दूंगा, ताकि आप लोग वही कोचिंग में पढ़ोगे तो 2 से 3 दिन का टॉपिक होगा। यहाँ पे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप लोग के 80 से 90% आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 100% तो कोई नहीं समझा सका, क्योंकि अगर मान लीजिए 100 बच्चे बैठे हैं वहाँ पे किसी भी क्लासरूम में, तो वो 50 से 60 बच्चों के ये टॉपिक समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जैसे जैसे हम रीडिंग लगाते हैं 2 से 3 बार, तो उसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं 80 से 90% आप लोग को पढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करूँ, यानी समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँ, ताकि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आपके समझ में आए। एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए पढ़ाने वाले की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दो प्रकार का हो गया चेन। एक होता है मास सिलेक्शन और एक होता है इंडिविजुअल सिलेक्शन। यानी मास सिलेक्शन का मतलब बाहरी लक्षणों के आधार पर, जैसे गाय का लक्षण, गाय के किस प्रकार के सींग है, कलर किस प्रकार का है, जो अडर है वो क्या है, किस प्रकार का है, उसका बॉडी किस प्रकार की, छोटी बॉडी है या बड़ी बॉडी है, भारी नस्ल की गाय या बैल है, या किस प्रकार से, यानी जो बाहरी लक्षण होते हैं वो क्या है, उसके आधार पर मास सिलेक्शन होगा। और इंडिविजुअल सिलेक्शन का मतलब वो उसकी क्वालिटी, यानी आनुवंशिक लक्षण क्या है उसके आधार पर हम चयन करेंगे, वो होता है इंडिविजुअल सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, इंडिविजुअल सिलेक्शन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फैमिली सिलेक्शन, जिसे हम सिप सिलेक्शन कहते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। सिप सिलेक्शन भी 2 प्रकार का होता है। उसके बाद में इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ वीडियो में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये हेडिंग मैं आप लोग को बता रहा हूँ। उसके बाद में पेडिग्री सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन में किसका चयन किया जाता है, इसके बारे में हम पूरा इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में प्रेगनेंसी टेस्टिंग सिलेक्शन, इसमें भी किस प्रकार का चयन किया जाता है, यानी गाय का चयन करते हैं या नर सांड का चयन करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग को आनुवंशिक चयन के आधार, यानी इंडिविजुअल सिलेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक फैमिली सिलेक्शन, कैटेगरी सिलेक्शन और प्रेगनेंसी टेस्ट सिलेक्शन। और लेकिन मास सिलेक्शन एक प्रकार का होता है, बाहरी लक्षणों के आधार पर हम चेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को मैं बता देता हूँ कि जो एक्यूरेसी है वो सिप सिलेक्शन में कितने कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है फुल सिप और एक हाफ सिप। यानी एक्यूरेसी अगर फुल सिप है तो उसमें 0.71% एक्यूरेसी आती है नेक्स्ट जनरेशन में, यानी नेक्स्ट पीढ़ी में। लेकिन हाफ सिलेक्शन होगा तो उसमें 0.5% ही एक्यूरेसी नेक्स्ट पीढ़ी में जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे कि एक्यूरेसी में फुल सिप क्या होता है, हाफ सिप क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, स्किप मत करना, क्या पता कोई क्वेश्चन वाला पार्ट आपके छूट जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मास सिलेक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मास सिलेक्शन को अच्छे से इसमें डिनोट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मास सिलेक्शन यानी जो 2 प्रकार का सिलेक्शन, 2 प्रकार था, एक मास सिलेक्शन था, एक इंडिविजुअल सिलेक्शन था। इसमें जो पहला टाइप है वो है मास सिलेक्शन। यहाँ पे मैं जोर दे के दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग के एक ही वीडियो में 80 से 90% याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, दोबारा अगर आप रीडिंग लगाते हो तो 100% आपके याद होना चाहिए। तो मास सिलेक्शन के यह चयन पशु के बाहरी लक्षण अथवा फिनोटाइप लक्षणों के आधार पे किया जाता है, जैसे शरीर का आकार, पशु की चमड़ी का रंग, सींग के आकार आदि। ठीक है, एक होता है फिनोटाइप, यहाँ पे फिनोटाइप नाम है। एक फिनोटाइप मतलब होगा बाहरी लक्षण। एक होता है जीनोटाइप, यानी आनुवंशिक लक्षण। जीनोटाइप जीनोटाइप का मतलब होता है आनुवंशिक लक्षण, और फिनोटाइप होता है बाहरी लक्षण, यानी आपका कैसा कलर है, सींग का रंग कैसा है, पशु की चमड़ी का रंग कैसा है, आकार, बॉडी साइज क्या है, वो क्या हो गया फिनोटाइप। और जीनोटाइप हो गया उसके आनुवंशिक लक्षण क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, इस चयन में एक्यूरेसी मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है, यानी एक्यूरेसी मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। कौन से में? मास सिलेक्शन में। लेकिन चयन की यह विधि सार्थक नहीं है। अगर क्वेश्चन आ गया कि ऐसी कौन सी विधि है जो चयन की विधि यानी एक्यूरेसी जिसमें बहुत ही कम है, वो कौन सी होगी? मास सिलेक्शन। और लेकिन उसमें जो विधि है वो सार्थक नहीं है, तो कौन सी विधि सार्थक नहीं है? वो है मास सिलेक्शन वाली। तो 2 क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो के अंदर आप लोग को बता दिए। उसके बाद में यहाँ पे इंग्लिश जो पार्ट है वो भी दिया गया है। आप लोग अगर डीपली पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे PDF को डाउनलोड कीजिए और उसमें पढ़ सकते हो आसानी से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सिलेक्शन। इंडिविजुअल सिलेक्शन के बारे में ही मैंने इंग्लिश मेथड के रूप में दिया गया है। लेकिन इंडिविजुअल सिलेक्शन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है दोस्तों। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मैंने पहले बताया। एक फैमिली सिलेक्शन,
सेकंड है पेडिग्री सिलेक्शन और थर्ड है प्रोग्नोसिस टेस्ट सिलेक्शन। ठीक है, ये तीनों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला है फैमिली सिलेक्शन, या उसको ही दूसरा नाम है सिप सिलेक्शन, यानी फैमिली सिलेक्शन है उसी का नाम है सिप सिलेक्शन। अब सिप सिलेक्शन दो प्रकार का, तो मैंने पहले ही बताया था, एक होता है फुल सिप सिलेक्शन, एक होता है हाफ सिप सिलेक्शन। इसके बारे में अंतर क्या है इसके अंदर, तो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले। तो यहाँ पे देखिए, फैमिली सिलेक्शन या सिप सिलेक्शन क्या होता है। यह चयन पशु के भाई बहनों यानी उत्पादक क्षमता यानी कैपेसिटी के आधार पर किया जाता है। आनुवंशिक रूप से भाई बहन दो प्रकार के होते हैं। अब आनुवंशिक रूप यानी इसमें यहाँ पे देख सकते हो भाई और बहनों के बीच में अगर सिलेक्शन होता है, क्रॉस होता है, यानी पशुओं में क्या होता है, एक ही पीढ़ी में दो अगर भाई और बहन जन्म चुके हैं और उनका संकरण करवाया जाता है, यानी 2 या 3 साल के बाद में जैसे ही वो मैच्योर होते हैं उसके संकरण करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो उनकी जो क्षमता है वो किस प्रकार से प्राप्त होगी उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो हाफ सिलेक्शन क्या होता है, हाफ सिप सिलेक्शन क्या होता है, तो इसमें यहाँ पे देखिए, इसे हाफ सिस्टर या ब्रदर कहते हैं। इनमें एक अथवा पेरेंट्स कॉमन होता है जिसमें एक्यूरेसी की संभावना 50% होती है अथवा 0.5% एक्यूरेसी होगी। यहाँ पे देखिए पेरेंट्स कॉमन होगा, इसमें या तो माता होगी जिनका संकरण क्रॉस किसके साथ, पुत्र के साथ करवाया जाएगा, या फिर पिता होगा उनका क्रॉस जो पुत्री है उनके साथ करवाया जाएगा, यानी माता पुत्र और पिता पुत्री का क्रॉस करवाया जाएगा। तो उसमें एक पेरेंट्स कॉमन होगा, चाहे माता हो सकती है या पिता हो सकता है, इनमें से एक होगा और उनकी जो नेक्स्ट संतान पैदा हुई थी उनके साथ क्रॉस करवाया जाए तो उसकी एक्यूरेसी है वो 0.55% रहने वाली है। उसके बाद है फुल सिप सिलेक्शन। फुल सिप सिलेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ से इसमें दोनों जनक कॉमन होंगे। इनमें दोनों जनक क्या होंगे, कॉमन, अर्थात एक्यूरेसी की संभावना 71% या फिर कह सकते हैं 0.71% रहने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की ये वीडियो अच्छा से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेडिग्री सिलेक्शन यानी टाइप 2 हम बात कर लेते हैं पेडिग्री सिलेक्शन। पेडिग्री सिलेक्शन के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। वंशावली चयन, पेडिग्री सिलेक्शन को वंशावली चयन भी कहा जाता है। केवल मादा पशुओं का चयन किया जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेडिग्री सिलेक्शन में किसका चयन किया जाता है, तो केवल और केवल मादा पशुओं का, यानी गायों का या भैंस का, यानी फीमेल जो एनिमल्स है उनका चयन किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दिया गया है तो आप भी पढ़ सकते हो इसमें। इसके बारे में बात करते हैं, यह चयन ज़्यादातर मादाओं में किया जाता है जिसमें उस मादा के कम से कम 4 पूर्वजों की वंशावली, क्योंकि कोई मादा अपने 50% दादी नाना से और 25% परनानी से और 12.5% नानी और लड़लानी 6.25% आनुवंशिक लक्षण ग्रहण करता है। हालांकि चयन की यह विधि आनुवंशिक रूप से बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें एक्यूरेसी की संभावना प्रबल होती है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में इसमें कुछ पॉइंट भी दिए गए उनको भी मैं पढ़ा देता हूँ। परंतु सभी पशुओं में वंशावली का मिलना बहुत ही कठिन होता है। केवल सरकारी डेयरी फार्म पर यह वंशावली उपलब्ध होती है, परंतु वहाँ पर भी ग्वालों की मनमर्जी के कारण वंशावली गलत भी हो जाती है, यानी ये इफेक्ट है। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों यहाँ पे वेट सक्सेस विद पीजी लिखा गया है। इस पर अगर आप पीडीएफ खरीदने के बाद में, यानी पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही आप लोग इस लिंक पे ओपन करते हो तो जो वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी वीडियो के ऊपर आप चले जाओगे, यानी वीडियो सोल्यूशन भी इसका देख सकते हो पीडीएफ के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट सिलेक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो पार्ट हमारा है वो प्रेगनेंसी टेस्ट सिलेक्शन है। देख ली यहाँ पे, तो इसमें किसका चयन किया जाता है इसके बारे में हम चेक करेंगे। ये 2015 के अंदर वेटनी के अंदर क्वेश्चन आया है कि प्रेगनेंसी जो टेस्ट सिलेक्शन है उसके अंदर किसका चयन किया जाता है, मादा की किया जाता है, नर का किया जाता है, या फिर फैमिली सिलेक्शन के अंदर जो किया जाता है इस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। 4 ऑप्शन थे, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे केवल नर का चयन किया जाता है, यानी केवल नर का प्रेगनेंसी टेस्ट जो सिलेक्शन है उसके अंदर, प्रेगनेंसी टेस्ट सिलेक्शन के अंदर केवल नर का किया जाता है। और जो पेडिग्री सिलेक्शन है उसके अंदर केवल मादा का फीमेल का उपयोग किया जाता है, यानी फीमेल का चयन किया जाता है। तो समझ गए हो आप लोग यहाँ पे। तो उसके बारे में इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पे जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद में उसमें इंग्लिश वर्जन के अंदर भी पढ़ सकते हो। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम, यह एक नर पशु का होता है, यानी इसके अंदर जो चयन है वो नर पशु का चयन किया जाता है। इस विधि में नर चयन उससे पैदा हुई संतानों से उत्पन्न क्षमता के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के चयन में एक्यूरेसी 100% आती है, यानी मिलते हैं। एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस में है, जो ये है प्रेगनेंसी टेस्ट सिलेक्शन के अंदर जो एक्यूरेसी है वो 100% मिलने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ही चयन इंपॉर्टेंट है।
अगर इम्पोर्टेंट जो विधि है वो है प्रेगनेंसी टेस्ट सिलेक्शन, तभी तो हम जो सीमन है वो नर सांड का यानी सीमन अच्छे से अच्छी क्वालिटी का उपयोग करते हैं, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट संतति प्राप्त होती है वो अच्छी क्वालिटी की प्राप्त होती है। चयन का यह सबसे अच्छा तरीका है। जिस नर पशु का चयन इस विधि के द्वारा किया जाता है उसे प्रोवेंस बुल यानी सिद्ध सांड भी कहते हैं। यानी प्रोवेंस बुल किसे कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जिस नर पशु या नर सांड का चयन इस विधि के द्वारा यानी प्रेगनेंसी टेस्ट सिलेक्शन के द्वारा किया जाता है उसे हम प्रोवेन बुल टेस्ट भी या कह सकते हैं प्रोवेंस बुल भी कहते हैं, यानी सिद्ध सांड भी कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट जो क्लिंग क्या होती है, क्लिंग क्या होती है, क्लिंग अवांछित लक्षणों के पशुओं को समूह से हटाने की प्रक्रिया को क्लिंग कहते हैं। क्लिंग का मतलब वो है, यानी मान लीजिए गौशाला है, गौशाला के एक वार्ड में मान लीजिए 20 से 25 गाय हैं या कोई भी पशु है, उसके अंदर एक पशु मान लीजिए इस पशु के किसी भी प्रकार का रोग हो गया तो इस पशु को यहाँ से इस स्थान से हटा के क्या करेंगे, दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, यानी दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। ये क्या है, कलिंग है। लेकिन ये जितने भी अन्य जो पशु है वो एक ही स्थान पे रहेंगे जिस स्थान पे वो रह रहे हैं, तो एक ही पशु को अलग करना है, ये क्या है, कलिंग होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है सैलगनता लिंकेज। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जितने भी वेटरनरी लाइव स्टॉक की तैयारी करने वाले कैंडिडेट है वो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का पूरा कोर्स इस वीडियो के या इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पूरा 10 के 10 सब्जेक्ट यहाँ पे करवाए जाएंगे, और पीडीएफ दी गई है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।